दिन हुई है। क्या बात है। हम तो सोचे थे कि शानदार बोर्ड मिला हमें। राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल में अपन अब तक पढ़ चुके हैं अर्थ परिभाषा। अर्थ परिभाषा, विषय क्षेत्र कि किन किन का अध्ययन किया जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, और उपागम। निर्वाचन भूगोल पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। और डेवलपमेंट, विकास, राजनीतिक भूगोल का विकास। विकास में एक इंडेक्स बनाई थी अपन ने, तो उसमें पहला पार्ट जो है वो था प्रथम चिर संवत काल के समय। चिर संवत काल, और प्रथम चिर संवत काल में इट मीन्स ग्रीक व रोमन पीरियड। ग्रीक व रोमन काल, ग्रीक व रोमन काल। और साथ में बच्चों एसी की प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा पढ़ाने के साथ ग्रीक व रोमन काल। अब आज अपन यहां से स्टार्ट करेंगे प्रथम चिर संवत काल से। क्लियर? तो आज पहली हेडिंग नोट करो, यहां से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। ग्रीक व रोमन काल। आज बोर्ड बड़ा शानदार लग रहा है। थैंक यू दिनू, थैंक यू वेरी मच। प्रथम चिर संवत काल, ग्रीक व रोमन काल, यहां से अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। किरण, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, मुकेश बोल रहे हैं अगली होली पे मिलेंगे। 100% मिलेंगे मुकेश बेटा, और वो भी आप जब सरकारी जॉब में चले जाओगे तो। चलिए, इसमें आपको प्रथम चिर संवत काल में एक तो हिप्पोक्रेटस का नाम याद रखना है। सिंपल वे में मैं नोट डाउन कर देता हूं, हिप्पोक्रेटस। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, अच्छा वेरी गुड, हिप्पोक्रेटस। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, प्लेटो ने रिपब्लिक में राज्य उसके क्षेत्र की व्याख्या की। प्लेटो, पुस्तक कौन सी? रिपब्लिक। राज्य व उसके क्षेत्र की व्याख्या की, कि राज्य का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, राज्य का क्षेत्र कैसा होना चाहिए। वॉइस चेक करना, सरोज बिटिया बोल रही है। तो राज्य व उसके क्षेत्र की व्याख्या की। रिपब्लिक में। अरस्तु, पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स। इसमें भी ध्यान दें, राज्य के तत्वों में क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। राज्य के तत्वों में क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। क्लियर? यहां एक आपको ध्यान में रखना, दो तथ्य। कलर मस्त, ये तो सेम कलर हो जाएगा। दो तथ्य ध्यान में रखने हैं इसमें, अरस्तु के संदर्भ में। ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अरस्तु ने ग्रीक साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य के विकास का कारण, विकास का कारण वहां की भौगोलिक स्थिति को माना। भौगोलिक स्थिति को माना।
ग्रीक साम्राज्य के विकास का कारण वहां की भौगोलिक स्थिति को माना। क्लियर? ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हिप्पोक्रेटस, ये नाम आपको याद रखना है। प्लेटो, रिपब्लिक पुस्तक, राज्य व उसके क्षेत्र के बारे में व्याख्या की थी। और अरस्तु का स्पेशली ध्यान रखना, ग्रीक साम्राज्य के विकास का कारण वहां की भौगोलिक स्थिति को माना, एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। अब देखिए व्हाइट कलर भी लेके देखते हैं। और ये यूनानी आइलैंड, यूनान। और ये साइप्रस आइलैंड आज की तारीख में, साइप्रस। ये काला सागर, काला सागर। ये एजोसी, एजोसी। और ये मारमरासी, मारमरासी, मारमरासी। और ये एजियन सी, एजियन सी। इसको याद कर लेना पूरे कोई, ये बहुत, हाँ वेरी, रघुवीर माला, वेरी गुड। कैमरे की सेटिंग, अच्छा हिल गया था क्या? चलो कोई बात नहीं। कैसा हो बेटा? कोई दिक्कत नहीं, अब सही कर दिया। कैसा हो? आज क्या हमारा स्टूडियो इतना प्यारा हो गया है, कम से कम भी आप मान के चलो 3 लाख रुपए का बजट पास हुआ था और स्टूडियो शानदार हो गया। तो आज पढ़ाने का मजा ही कुछ है, अलग आ रहा है। रुखसार, अब ठीक है ना? हाँ, तो चलिए जिंदा दिली के साथ पढ़े और जिंदा दिली के साथ रहें। एजोसी, एजोसी, यहां जो जल संधि है इसका नाम है कर्च, कर्च स्ट्रेट। और काला सागर और मार्मरा सागर के बीच जो जल संधि है वो है बास्पोरस। और मार्मरा सागर और एजियन सागर के बीच जो जल संधि है इसका नाम है डार्डनेल्स। तो किरण बेटा, किरण, इसको क्या कहा जाता है? रघुवीर ने बता दिया, कबाड़, कबाड़। ठीक है, क्या कहा जाता है? कबाड़। कर्च, यानी एजो सागर को काला सागर से मिलाने वाली जलसंधि कर्च, काला सागर को मार्मरा सागर से मिलाने वाली, हाँ किरण वेरी गुड, काला सागर को मार्मरा सागर से मिलाने वाली जलसंधि बास्फोरस। और मार्मरा सागर को एजियन सागर से मिलाने वाली जलसंधि कौन सी है? डार्डेनेल्स। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? कबाड़। और आप देख सकते हो कि ये यूनानी साम्राज्य का क्षेत्र था। यूनानी जो कल्चरल है वो विकसित हुई थी। ये टर्की, ये देश कौन सा है? टर्की। पूरा एरिया जो है यूनान के अंडर में था। ये यूनानी, ये यूनानी साम्राज्य का क्षेत्र था जिसमें वर्तमान ग्रीस भी आता है, का क्षेत्र आता है। विश्व की महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन विकसित हुई थी ग्रीक, यूनानी। और मैंने पढ़ाया है, पहले मानचित्र बना बना के पढ़ाया था आपको। ठीक है, अब देखो अरस्तु ये कहता है कि एशियाई लोग जो है, एशियाई लोग चतुर और आलसी होते हैं, दासता स्वीकार करते हैं, दासता भोगने वाले होते हैं। क्लियर?
और यूरोपियन लोग जो होते हैं, यूरोपियन लोग जो होते हैं वो बहादुर होते हैं, बहादुर होते हैं, परंतु शासन करने की क्षमता नहीं होती है, शासन करने की क्षमता नहीं होती है, नहीं होती है। जबकि ध्यान दें, जो यूनानी है, जो नए एशिया में है, नए यूरोप में है, ये तो एक ही कलर हो गया, कौन सा ले, लाल लेते हैं, ये लाल रंग। जो यूनानी है, हाँ, ग्रीक लोग है, यूनानी लोग है, वो नए एशिया में आते हैं, नए यूरोप में आते हैं, बिल्कुल बीच का एरिया है। यूनानी लोगों में ध्यान दें, शक्तिशाली भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं, और शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर, और प्लस ध्यान दें, शासन करने की क्षमता होती है, शासन करने की क्षमता होती है। अब थोड़ा सा इतना देख लेना कि एशियाई कौन से एशिया के लिए कह रहा है। हाँ, एशिया के लिए, कौन से एशिया के लिए कह रहा है, तो एशिया का मतलब उसका दजला और फरात नदियों से था। ठीक है, आप एक मूवी देखना 300 BC, उसमें ध्यान दें 300 स्पार्टियन जो योद्धा थे, उन 300 स्पार्टियन योद्धाओं ने, ठीक है, एक वैली में पूरी की पूरी जो पर्शियन सेना थी, फारस की सेना थी, उस पर्शियन सेना को रोक दिया। ठीक है, लियोनार्डो शायद, हाँ लियोनार्डो ही था उसमें राजा जो था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है, अरस्तु ये कह रहा है कि यहां भूगोल का विकास या यहां लोगों का विकास यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन से हुआ है। अब ये तथ्य में किसमें, ये तथ्य इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे ध्यान दें अपन क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले अपन पर्यावरणवाद। ठीक है, संभववाद, और संभववाद से पहले पर्यावरणवाद, नियतिवाद। तो नियतिवाद के कंटेंट में भी ये कंटेंट है, इसलिए मैंने आपको यहां सिर्फ इस कंटेंट की व्याख्या की है। जो अरस्तु ने ये कंटेंट दिया है, इसकी मैंने व्याख्या की, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसका एक पूछने का कारण है कि यहां नहीं, ये कहां पूछा जाएगा, ये ध्यान दें, आप नियतिवाद वाले टॉपिक में पूछा जाएगा। ठीक है, कौन से वाले में, नियतिवाद में। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कंटेंट। देखें, क्लियर, यूनानी लोग बहादुर, शक्तिशाली और शासन करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि इनकी जलवायु जो है शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है, साथ के साथ तट रेखाएं हैं, और पहाड़ है, पर्वत है, तो पर्वत और ज्वालामुखी वगैरह सारी कंडीशन, तो अतः ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अपन ने हेरोडोट्स पढ़ा था, हेरोडोट्स में अपन ने देखा नदी मेंढर शब्द का प्रयोग किया, हेरोडोट्स ने काला सागर का चक्कर काटा, युगजियन सागर कहा जाता है, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। क्लियर, तो वही तथ्य मैं वापस रिपीट किया मैंने कि ये यहां के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार स्ट्राबो अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका, स्ट्राबो अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका फीका, और ज्योग्राफिया किसकी है, वो है इरेटोस्थिनीज की। फी या ए लास्ट में आ रहा, ए इट मींस दोनों में से पहले कौन आया, एबीसीडी में ए पहले आता ना, उसी प्रकार दोनों में से पहले कौन आया, इरेटोस्थिनीज आया। तो इरेटोस्थिनीज याद रखने का फंडा है, ठीक है, कि इरेटोस्थिनीज की पुस्तक कौन सी है, ज्योग्राफिया, और स्ट्रेबो की पुस्तक कौन सी है, ज्योग्राफिका का सी आ रहा है लास्ट में, सी ए, और ज्योग्राफिया फी या, तो ये ए लास्ट में आ रहा है तो समझ जाना कि किसकी, सी आ रहा है लास्ट में तो समझ जाना स्ट्रेबो, और ए लास्ट में आ रहा है तो समझ जाना कौन है, इरेटोस्थिनीज। तो ये टॉपिक यहां नहीं वहां के लिए शानदार है। चले आगे, यहां तक समझ में आ गया, चलो बोलो।
हाँ वेरी गुड किरण बिटिया है वे सारी की सारी व्याख्या सभी बच्चों से है कि चैटिंग किया करो। ठीक है, काफी बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन चैटिंग करने वाले बच्चे, चैटिंग में क्या बातचीत हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे की मन की बातें कर लेते हैं अपन। फर्स्ट ग्रेड में कैसे लगना है अपन को आ गया समझ में। कबाड़, चले आगे। चलिए अगला स्ट्रेबो। स्ट्रेबो 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 ग्रीक व रोमन काल के मध्य की कड़ी है। ग्रीक व रोमन काल के मध्य की कड़ी है। काल के मध्य की कड़ी है। मध्य की कड़ी है कौन? स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ऐसा रोमन साम्राज्य का भूगोलवेत्ता है जिसने ग्रीक में लिखा। रोमन साम्राज्य का भूगोलवेत्ता है, रोमन साम्राज्य का भूगोलवेत्ता है भूगोलवेत्ता है। इन्हें बंद ही कर दो, वो तो ठंडू मार दे भाई साहब। रोमन साम्राज्य का भूगोलवेत्ता है, बंदी कर देते 5 साल। भूगोलवेत्ता है जिसने ग्रीक में लिखा। थैंक यू। ग्रीक में लिखा। रोमन साम्राज्य के विकास का कारण, साम्राज्य के विकास का कारण विकास का कारण इटली की प्रायद्वीपीय स्थिति, या अपन कह सकते हैं भूमध्य सागर में स्थिति को माना। सागर में स्थिति को माना। क्लियर? तो थैंक यू सरोज बोल रही ट्रिक बताया करो। ठीक है मैं बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट भी 100% मुकेश जी। बच्चों ये अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नियतिवाद में है। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्ट्रेबो ने रोमन साम्राज्य में के क्षेत्र के कारण, कि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, इसलिए वो डेवलप हुआ। भूमध्य सागर के बिल्कुल अपर पार्ट में इटालियन प्रायद्वीप है। इटालियन प्रायद्वीप के एक और एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, एड्रियाटिक सागर में इटली की गंगा यानी पो नदी गिरती है। कौन सी नदी? पो। और ध्यान दें भूमध्य सागर में ही टाइबर नदी के किनारे रोम साम्राज्य विकसित हुआ था। टाइबर नदी के किनारे रोम साम्राज्य विकसित हुआ था। ठीक ग्रीक साम्राज्य के पतन के साथ साथ रोमन साम्राज्य विकसित हो गया, और रोमन साम्राज्य पूरे भूमध्य सागर को कवर कर चुका था। ठीक है, अपन देखते हैं ग्रीक जो बस्तियां थी वो लास्ट स्पेन तक थी, लेकिन रोमन काल में बस्तियां स्पेन से फ्रांस तक चली गई। ठीक है, और इधर ध्यान दें नीचे के साइड में देखें तो अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, ये अपना क्या नाम है इसका, लीबिया, मिस्र, इनको भी कवर कर लिया रोमन साम्राज्य में। तो रोमन साम्राज्य का जो डेवलपमेंट है मैंने पढ़ा रखा है आपको पूरा का पूरा। रोमन साम्राज्य के डेवलपमेंट का कारण वो है इटली की प्रायद्वीपीय स्थिति, रोम की टाइबर नदी के किनारे, प्लस कोस्टल एरिया है, जिस कारण ध्यान दें वो जल जो नौसेना है वो उनकी ताकतवर सेना थी। क्लियर? स्ट्रेबो काफी कुछ लिखा है सेना के बारे में,
वहां की नगरों के बारे में कि सेनाएं जब नगरों पे सड़कों पे चलती है तो एक अलग ही ध्वनि आती है। वेरी गुड। विशाल राज्य के लिए आवश्यक है, वेरी गुड, सही है। एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार एक विशाल राज्य के लिए आवश्यक है। साइड प्लीज। ये दोनों मैंने इसलिए चर्चा की बेटा किरण कि स्ट्रेबो, और ध्यान से सुने सारे बच्चे, कि स्ट्रेबो और अरस्तु पॉलिटिकल ज्योग्राफी में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट मैंने चर्चा वही की जो एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है। और ये दोनों किसके कौन से टॉपिक में पूछे जाएंगे? नियतिवाद में पूछे जाएंगे, ठीक है। 5855 ये आईडी है बच्चे की। बेटा 5855 जिसकी भी आईडी है अपना नाम लिखो बेटा। आप राजस्थान कांस्टेबल के स्टूडेंट नहीं हो, आप ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के यूजीसी नेट के बच्चे हो, तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच। मैं फिर कह रहा हूं ये नियतिवाद के संदर्भ में बताया मैंने, वरना मैं बात भी नहीं करता इसके बारे में। एक विशाल राज्य के लिए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार एवं प्रशासक होना चाहिए। रोमन साम्राज्य के विकास के भौगोलिक कारणों की व्याख्या की। एक विशाल व शक्तिशाली एक विशाल राज्य के लिए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार एवं प्रशासक होना चाहिए। होना चाहिए, प्रशासक होना चाहिए। भौगोलिक कारणों की व्याख्या की। चलिए नोट कर लिया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इसका ये जो कंटेंट है ये नियतिवाद का है, और इससे पहले वाला जो कंटेंट है वो भी नियतिवाद का है। दोनों ही कंटेंट किसके हैं? नियतिवाद के हैं, और नियतिवाद में से ही सवाल पूछे जाएंगे। ये तो बात हो गई किसकी? ग्रीक काल की। फिर भी एक नाम और ध्यान में सुन लेना, प्लिनी। प्लिनी रोमन साम्राज्य में था, और एक इतिहासकार था, एक कुशल प्रशासक था। प्रशासक, राजनीतिज्ञ, प्लिनी। और प्लिनी ने भी ध्यान दें रोमन साम्राज्य के डेवलपमेंट के लिए कार्य किया। रोमन साम्राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसका? प्लिनी का। यह मिस्र में, यूनान में गवर्नर के रूप में गया था। मिस्र में
गवर्नर के रूप में था, गवर्नर के रूप में गया था, राज्यपाल के रूप में। और पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है, तो ये एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसमें इनकी डेथ हो गई थी। तो प्लिनी का भी ध्यान दें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कुछ कंट्रीब्यूट है उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक नाम और लिख लें इसमें, प्लिनी। रोमन साम्राज्य, हिप्पोक्रेटस, प्लेटो, अरस्तु, स्ट्रेबो और प्लिनी, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नोट कर लिया? चले आगे। ये तो बात हो गई अपनी किसकी, चिर संवत काल की। अब दूसरा टाइम ड्यूरेशन आता है बच्चों, वो आता है 20वीं शताब्दी तक। सदी तक, यानी रेड जेल तक। इसमें रेड जेल भी आएगा। और यहां थोड़ा देखें कि रेड जेल की जो पुस्तक थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसका टाइम है 1897 ईस्वी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इस पुस्तक का टाइम है 1897। जबकि रेड जेल की जो डेथ हुई है आप सब जानते हो ऑलरेडी, मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1904 में। अतः टिल देन रेड जेल तक का टाइम ड्यूरेशन है। और 1904 में ही ध्यान ने मैकेंडर ने अपनी थ्योरी दी थी, मैकेंडर ने अपनी थ्योरी दी थी। संदीप क्या पूछना चाह रहे हो? विसुयस पर्वत को जलता हुआ पर्वत, चलिए तो ये आप थॉट वाली बात पूछ रहे हो, ठीक है संदीप। चलिए तो पुस्तक तो ध्यान से यहां देखना आपको कि अपन कहां तक चलेंगे। मैंने लास्ट क्लास में एक वो इंडेक्स बनाई थी, उस इंडेक्स में देखना कि 20वीं सदी तक, 20वीं सदी के प्रारंभ तक, रेड जेल तक, प्रारंभ तक, ये ध्यान में रखना, प्रारंभ तक, 20वीं सदी के स्टार्टिंग में। ठीक है, 20वीं सदी के स्टार्टिंग में। आशा बेटा एकदम से ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। जो क्वेश्चन पूछा है वो थॉट का सवाल पूछा है, मैं अगली क्लास में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। गलत बताने के बजाय मना कर दो, ये बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, आपका फ्यूचर टिका है इस बात पर। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, मैं ठीक है वापस मैं बता दूंगा। संदीप ने क्वेश्चन पूछा था, विसुवियस पर्वत को जलता हुआ पर्वत किसने कहा? तो ये मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? एकदम से मतलब थॉट में डेप्थ में नहीं है अपन, थॉट थोड़ा सा, अब 2 लाइन लिखाई थी मैंने इसमें, ज्यादा नहीं था। ठीक है ना? तो यहां मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 20वीं सदी के प्रारंभ तक, कहां तक? सिर्फ और सिर्फ 1904 तक। कहां तक? 1904 तक। एक मक्खी है घूम रही है भाई, ये मक्खी। तो यहां इसमें देखें सबसे पहले बोंदा, 16वीं शताब्दी में था बोंदा। और बोंदा ने राष्ट्रीय विशेषताओं पर जलवायु व धरातल के प्रभाव की व्याख्या की। राष्ट्रीय विशेषताओं पर जलवायु व भौगोलिक
जलवायु व भौगोलिक तथ्यों के प्रभावों की व्याख्या की। प्रभावों की व्याख्या की। व्याख्या की। फिर आता है विलियम पेटी। विलियम पेटी। विलियम पेटी, और यहां से पॉलिटिकल ज्योग्राफी की शुरुआत मानी जाती है। अतः विलियम पेटी को राजनीतिक भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। कर्ता माना जाता है। राजनीतिक भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। क्लियर? ऐसे इन पॉलिटिकल अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, ये इनकी बुक है। इसे इन पॉलिटिकल अर्थमेटिक विलियम पेटी। विलियम पेटी को ध्यान दें, राजनीतिक भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। प्रारंभकर्ता माना जाता है राजनीतिक भूगोल का। शायद लाल कलर सही दिख नहीं रहा, सही ना? लाल कलर सही नहीं दिख रहा ना? तो वापस ध्यान दें, विलियम पेटी राजनीतिक भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। किसको? विलियम पेटी को। आधुनिक राजनीतिक भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक भूगोल, अब दिख जाएगा, ये लाल कलर मैंने ले लिया था। भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया क्या? मोंटेस्क्यू, एन एसे ऑन पॉलिटिक इकोनॉमी। मोंटेस्क्यू, एन एसे ऑन पॉलिटिक इकोनॉमी। पॉलिटिक इकोनॉमी, ये ऐसे है इनका। मोंटेस्क्यू, और मोंटेस्क्यू ने ध्यान दें एक पोषण क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात की। राज्य के लिए क्षेत्र आवश्यक होता है। आवश्यक होता है, क्षेत्र आवश्यक होता है। और ध्यान दें, इस क्षेत्र की जलवायु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका? मोंटेस्क्यू का। मोंटेस्क्यू का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उधर भी नियतिवाद में भी है। तो राज्य के लिए क्षेत्र आवश्यक होता है, और क्षेत्र में स्थित जलवायु व मिट्टी का, जलवायु के साथ कौन आ गई? मिट्टी। जलवायु की बात करें अपन
तो हंटिंगटन लेते हैं अपन, किसको लेते हैं? एल्सवर्थ हंटिंगटन को। लेकिन यहां आ रहा है जलवायु व मिट्टी, उस क्षेत्र में स्थित जलवायु व मिट्टी, जलवायु व मिट्टी, ये दो तत्व ऐसे हैं जो ध्यान दें राज्य के स्वरूप का निर्धारण करते हैं, निर्धारण करते हैं। राज्य या मानव, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी है, नियतिवादी विचार है, नियतिवाद वाले टॉपिक में भी है, ये कॉमन है दोनों जगह। तो यहां दो तथ्य बताए इन्होंने, जलवायु के साथ मिट्टी को भी माना है। जलवायु व मिट्टी, राज्य के लिए क्षेत्र आवश्यक होता है। तो अपन देख सकते हैं कि ट्रेटेस्की के पहले, ध्यान से समझना इसको, एक लंबी धारा चलेगी, चलो मैं धारा बढ़ा ही देता हूं तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। धारा बना ही देते हैं तो बढ़िया रहेगा, कलर बढ़िया बढ़ा लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, ट्रेटेस्की और ट्रेटेस्की के बाद में हाँ फ्रेडरिक रेटजेल, ना इससे पहले कार्ल रीटर, कार्ल रीटर और कार्ल रीटर के बाद फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। और यहां एक कॉमन नाम आएगा, वो आएगा जिसको हमेशा ध्यान रखना, डार्विन व हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर। तो फ्रेडरिक रेटजेल और फ्रेडरिक रेटजेल के बाद केजलन, केजलन। और इसको जिंदा करने का कार्य किया था कार्ल होशोपर, कार्ल होशोपर। ये सारे नाम मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख रहे हो सर, ये तो मैंने बताया ही नहीं। अतः देखे, मॉन्टेस्क्यू किरण, जलवायु, धरातल। चलिए यहां देखें वापस, ये एक सीरीज है, इस सीरीज का मतलब है राज्य की जैविक संकल्पना, राज्य की जैविक संकल्पना। अब राज्य की जैविक संकल्पना प्रतिपादित की थी किसने? फ्रेडरिक रेटजेल ने और केजलन ने। राज्य की जैविक संकल्पना किस किसने दी? फ्रेडरिक रेटजेल ने और केजलन ने दी। क्लियर? अब देखें इसी में ही दूसरा तथ्य, दूसरा तथ्य वो ये है कि पोषण क्षेत्र की बात, तो पोषण क्षेत्र की बात, पोषण क्षेत्र मतलब लेबेंसराम, लेबेंसराम, बात एक ही है। पोषण क्षेत्र या लेबेंसराम की बात मॉन्टेस्क्यू ने भी की, ट्रेटेस्के ने भी की, कार्ल रीटर ने भी की, ठीक है, और फ्रेडरिक रेटजेल ने भी की, केजलन ने भी की। और इसको ध्यान दें, जिंदा किसने किया? वो कार्ल होशोपर ने किया। किसने किया? कार्ल होशोपर ने। किसको? लेबेंसराम को प्रैक्टिकली जिंदा किसने किया? कार्ल होशोपर ने। तो बात एक ही है, दोनों तथ्य, लेकिन स्पेशलाइजेशन आपको ध्यान में रखना है कि राज्य की जैविक संकल्पना किस किसने दी थी? फ्रेडरिक रेटजेल और केजलन ने। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये सुने आप, तो कि मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है, बहुत पहले ही राज्य के लिए एक क्षेत्र की बात की थी
और क्षेत्र ध्यान ने ऐसे क्षेत्र की बात की जो संसाधन संपन्न हो, जो जनसंख्या का पोषण कर सके। तो जो राज्य की जैविक संकल्पना है उसमें जो लेबेंसराम की बात है, वो लेबेंसराम की बात मोंटेस्क्यू ने स्टार्ट कर दी थी। और ध्यान दें, पोषण क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ट्रेटेस्की को दिया जाता है। क्लियर? तो पहली बार पोषण क्षेत्र की पहली बार बात करने वाला जो है, प्रथम पहली बार बात करने वाला जो व्यक्ति है वो है मोंटेस्क्यू। और ट्रेटेस्की ने ध्यान दें इसकी पहली बार विस्तृत व्याख्या की थी। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये तो कलर एक जैसे ही हो जाएगा। पहली बार विस्तृत व्याख्या की थी। व्याख्या किसने? ट्रेटेस्की ने। और ध्यान दें, राज्य की चक्रीय संकल्पना, राज्य के विकास की चक्रीय संकल्पना भूगोल में, भूगोल के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में राज्य की चक्रीय संकल्पना, अवस्थाएं बताई थी राज्य के, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, ये सारी अवस्थाओं का निर्धारण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कार्ल रीटर को दिया जाता है। कार्ल रीटर को दिया जाता है। डार्विन व स्पेंसर के, मैं वन बाय वन बता रहा हूं जो याद रखने आपको, कि मोंटेस्क्यू ने पहली बार पोषण क्षेत्र के बारे में बताया कि एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां जनसंख्या निवास करे और वो पोषण क्षेत्र ध्यान दें राज्य का महत्वपूर्ण रेवेन्यू जनरेट करता हो और राज्य को एक ताकत देता हो। उस क्षेत्र की बात की थी किसने? मोंटेस्क्यू ने। ट्रेटेस्की जो कि एमेनुएल कांट का एक विद्यार्थी था, उसने ध्यान ने लंबे चौड़े डाटा दिया किसके संदर्भ में? पोषण क्षेत्र के संदर्भ में। पोषण क्षेत्र कैसा होना चाहिए, क्या नहीं है। तो ट्रेटेस्की का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है पोषण क्षेत्र के, लेबेंसराम के बारे में। फिर आता है कार्ल रीटर। रीटर ने ध्यान ने भूगोल में ध्यान ने राज्य की चक्रीय संकल्पना दी कि राज्य बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं बताई। किसने? कार्ल रीटर ने। अब बात करते हैं जो मेन है फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फ्रेडरिक रेडजेल की। फ्रेडरिक रेडजेल को फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी यूं ही नहीं कहा जाता। इसने ध्यान ने राज्य की जैविक संकल्पना, हाँ, राज्य की जैविक संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक, दोनों ही थ्योरी का वास्तविक प्रतिपादक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। दोनों ही, चाहे पोषण क्षेत्र हो, चाहे लेबेंसराम हो, चाहे राज्य की जैविक संकल्पना हो, इनका वास्तविक प्रतिपादक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। तो चार बातें मैं वापस बोल रहा हूं। हाँ बेटा किरण, थैंक यू। मोंटेस्क्यू ने पोषण क्षेत्र का बारे में पहली बार बात की और पोषण क्षेत्र की पहली बार विस्तृत व्याख्या कांट के स्टूडेंट, ठीक है, ट्रेटेस्की ने दी। फिर तीसरी बात, कार्ल रीटर ने भूगोल में राज्य की चक्रीय संकल्पना दी। हाँ बिल्कुल सही है। और फ्रेडरिक रेडजेल पोषण क्षेत्र या लेबेंसराम और प्लस राज्य की जैविक संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। मेन प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है। क्लियर? और फ्रेडरिक रेडजेल किनके विचारों से प्रभावित था? तो डार्विन के विचारों से प्रभावित था। क्लियर? अब बात करते हैं केजलन की। केजलन एक स्वीडिश भूगोलवेत्ता है और ध्यान दें, हाँ बेटा, एक बिटिया है जो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करती है और बिल्कुल शानदार सटीक कमेंट्स करती है। वेरी गुड किरण। तो केजलन जो है, केजलन स्वीडिश भूगोलवेत्ता है और इन्होंने ध्यान दें राज्य की जैविक संकल्पना की बात की। ठीक है। और फिर आता कार्ल होशोपर। कार्ल होशोपर ने भू राजनीति को जन्म दिया और भू राजनीति दो संकल्पनाओं का मिश्रण है। पहली संकल्पना इसमें चलती है राज्य की जैविक संकल्पना और दूसरी चलती है भू सामरिक संकल्पना। इन दो संकल्पनाओं को जोड़कर भू राजनीति शब्द डेवलप हुआ है
और भू राजनीति का वास्तविक प्रतिपादक कार्ल होशोपर को माना जाता है। अतः ध्यान दें, राज्य की जैविक संकल्पना खुद अरस्तु को पता नहीं था कि अरस्तु क्या, फ्रेडरिक रेडजेल को खुद को पता नहीं था कि कार्ल होशोपर, जो कि जर्मनी का ही है, ये भी जर्मनी का, ये भी जर्मनी का, कि कार्ल होशोपर इस राज्य की जैविक संकल्पना को वास्तविक रूप दे देगा। तो इसको प्रैक्टिकली यूज किसने किया था? वो किया था प्रायोगिक रूप से कार्ल होशोपर ने। प्रायोगिक रूप से क्रियान्वित किसने किया? कार्ल होशोपर ने किया। अतः अब आपको ये तथ्य समझ में आ गए होंगे। पहली बात, पोषण क्षेत्र के बारे में पहली बार किसने लिखा? तो किसने लिखा बेटा? मोंटेस्क्यू ने। दूसरा, पोषण क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या पहली बार किसने की थी? ट्रेटेस्की ने की थी, जर्मनी का था। फिर ध्यान दें, कार्ल रिटर ने भूगोल में राज्य की चक्रीय संकल्पना दी। फिर आगे देखें, राज्य की जैविक संकल्पना या लेवेंसराउम की संकल्पना या पोषण क्षेत्र की संकल्पना, ठीक है, ये जो संकल्पनाओं का वास्तविक प्रतिपादक है वो फ्रेडरिक रेडजेल है। क्लियर? और इसी क्रम में आगे चलते हैं तो केजेलन, जो एक स्वीडिश भूगोलवेत्ता है, इन्होंने राज्य की जैविक संकल्पना दी है, ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट, केजेलन। तो केजेलन ने दी। फिर उसके बाद आता है कार्ल होशोपर। तो कार्ल होशोपर ने, ध्यान दें, इसको प्रायोगिक रूप दिया और द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया। प्रायोगिक रूप दिया और द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। थंब इंप्रेशन करें, समझ में आ गया हो तो। थंब इंप्रेशन करें। मुकेश बेटा, ये राज्य की जैविक संकल्पना रेडजेल ने तो दे दी, लेवेंसराम ने भी दे दी, किताबों में लिख दी कि ऐसा 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 होता है। राज्य जो है वो एक जीवित जीव के समान है, जैविक सत्ता है। राज्य का एक नाभि केंद्र होता है, उस नाभि केंद्र से, सुनना ध्यान से, उस नाभि केंद्र से ही, ध्यान दे, राज्य का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, नाभि केंद्र का मतलब राजधानी। कैजलन ने उस नाभि केंद्र को हृदय का, मस्तिष्क कहा। ठीक है, फिर राज्य का एक क्षेत्र, राज्य में एक विस्तृत क्षेत्र भी होता है जिसे लेबेंस राम कहा जाता है, जो पोषण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और राज्य का में उस क्षेत्र में जनसंख्या का विकास होता है। जो जो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या के अनवरत रूप से वृद्धि के साथ पोषण क्षेत्र में भी वृद्धि की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, अब जब पोषण क्षेत्र में वृद्धि की आवश्यकता रहेगी तो जो अस्थायी सीमांत है, सीमांतों को अस्थायी माना, ठीक है, तो अस्थायी सीमांत क्षेत्र जो है वो आगे की ओर बढ़ेंगे। और राज्य का प्रमुख धर्म होता है कि वह छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिलाते चले। ठीक है, ये बात जो है किसने कही थी? फ्रेडरिक रेडजेल ने कही थी। किसने कही थी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। और ये बातें तो कह दी उसने, लेकिन करके किसने दिखाया? तो करके किसने दिखाया? कार्ल होशोपर ने। कार्ल होशोपर ने, हाँ वेरी गुड जेट, हाँ वेरी गुड। कार्ल होशोपर ने, ध्यान में, जर्मनी में, हाँ वेरी गुड रघुवीर, 7 अवस्थाएं बताई थी। किसने? फ्रेडरिक रेडजेल ने। तो आगे पढ़ेंगे अपन। जर्मनी में कार्ल होशोफर ने बिल्कुल विस्तृत रूप से जो म्यूनिक विश्वविद्यालय, म्यूनिक बोला मैंने, म्यूनिक विश्वविद्यालय, उस म्यूनिक विश्वविद्यालय में भू राजनीतिक केंद्र स्टार्ट किया था और विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षाएं भी दी। जापान भी गया था वो, आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे। और म्यूनिक यूनिवर्सिटी में ही एक अलग विभाग बनाया, भू राजनीतिक विभाग। ठीक है, और उसी से ही, ध्यान दें, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो जर्मनी में, ध्यान दें, फ्रेडरिक रेडजेल को भी यह पता नहीं था कि मुश्किल से, क्योंकि वर्साई की संधि पे साइन किए थे कार्ल होशोपर ने, मुश्किल से अगले 30 या 40 सालों बाद में मेरी संकल्पना एक विश्व युद्ध को जन्म दे देगी। खुद को पता नहीं था फ्रेडरिक रेडजेल को। ठीक है, जिसने संकल्पना दी, किसकी? राज्य की जैविक संकल्पना।
और पोषण क्षेत्र या लेबेंसराउम की संकल्पना। उसको ये पता नहीं था कि अगले 30-40 साल बाद में मेरी संकल्पना जर्मनी को नेस्त नाबूद कर देगी। जर्मन जनता भू राजनीति के संदर्भ में कार्ल होशोपर के, ठीक है, कार्ल होशोपर के संदर्भ में इतना जर्मन, क्योंकि वर्साई की संधि हो चुकी थी और वर्साई की संधि, जर्मन की जनता भी उस वर्साई की संधि को किस रूप में मानती थी कि यह हमारे साथ धोखा है, डिवाइडेशन है, हम पर थोपी गई संधि है, जर्मनी के दो पार्ट कर दिए गए प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अतः वहां की जनता भी बदला चाहती थी और उसमें ध्यान दें महत्वपूर्ण योगदान, आग में घी का योगदान जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल की इस संकल्पना का है, राज्य की जैविक संकल्पना। इसी क्रम में भू सामरिक राजनीति के संदर्भ में अपन देखें तो मैकेंडर ने 1904 में धुरी क्षेत्र संकल्पना दे दी थी, मैकेंडर ने, प्लस केजलन ने भी अपनी संकल्पना, जो हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय दी थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो ध्यान से सुने, मैकेंडर ने 1904 में संकल्पना दे दी कि ध्यान में एक धुरी क्षेत्र होगा जो रूस में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 1919 में, ध्यान से सुने, 1919 में हार्टलैंड थ्योरी दी, हृदय क्षेत्र संकल्पना। तो 1919 में उन्होंने ये कहा कि इन्होंने, मैकेंडर महोदय ने, कि हार्टलैंड में अंदर जाया जा सकता है। और अंदर कहां से जाया जा सकता है कि जर्मन और स्लाव जो लोग रहते हैं उन क्षेत्रों से हार्टलैंड में प्रवेश किया जा सकता है। तो इनडायरेक्टली उसने क्या कह दिया कि या तो स्लाव लोग एंटर कर जाएंगे, स्लाव जाति के लोग, या जर्मन जाति के लोग एंटर कर सकते हैं। और उसने ये भी कहा कि पूर्वी यूरोप में कौन रहते हैं, दो जातियां निवास करती है, एक स्लाव और एक जर्मन, कि पूर्वी यूरोप पर जिसका शासन है वो हार्टलैंड पर शासन करेगा, जो हार्टलैंड पर शासन करता है वो आगे आगे बढ़ता बढ़ता कहां चला जाएगा, विश्व पर शासन करेगा। ये 3 कोटेशन, 3 सेंटेंस दे दिए, क्लियर, मैकेंडर ने। तो मैकेंडर की थ्योरी और प्लस राज्य की जैविक संकल्पना, इन दो थ्योरियों ने मिलकर कार्ल होशोपर को जिंदा कर दिया और कार्ल होशोपर ने इन थ्योरियों को प्रायोगिक रूप से काम लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के लगभग 1928 से 30 के लगभग जर्मनी में एक नारा चलता था कि हमें क्षेत्र चाहिए, हमें क्षेत्र चाहिए, हमें स्थान चाहिए, हमें जगह चाहिए। जर्मनी में यह नारा इतना कॉमन हो गया कि एक तरीके से क्रांतिकारी रूप ले लिया। अब जब जिस देश की जनता सेना के साथ हो तो फिर तो युद्ध होना जरूरी है। अपन खुद जानते हैं कि आज यूक्रेन और रूस युद्ध हो रहा है, तो इसमें रूस की जनता भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। जब वियतनाम युद्ध हुआ था अमेरिका और वियतनाम के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वियतनाम एक लंबा संघर्ष चला था, ठीक है, और एक तरफ रशिया था, एक तरफ अमेरिका था। खूब नुकसान उठाना पड़ा किसको, यूएसए को, और यूएसए की जनता भी नहीं चाहती थी कि यह संघर्ष लंबे टाइम तक चले, क्यों, क्योंकि उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था। अपन अफगानिस्तान को देख लें कि अफगानिस्तान में यूएसए को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और इससे पहले देखें तो इराक युद्ध देखो आप, इराक युद्ध में यूएस को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, क्लियर। तो वहां की जनता ने, चाहती नहीं है जनता की भाई भू राजनीति के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में यूएस जो है डायरेक्ट युद्ध करे, ठीक है, डायरेक्ट सीधा युद्ध करे, क्योंकि नुकसान झेलना पड़ता है युद्ध में, क्लियर। तो यहां तो उल्टा हो गया, यहां तो जर्मनी की जनता ही ध्यान ने कार्ल होशोपर और हिटलर के साथ हो गई। मीन कैंप जो पुस्तक है वो पुस्तक एक्चुअल में हिटलर के भाषण है। इन भाषणों को तैयार किसने किया था, कार्ल होशोपर ने किया था। नाजीवादी जो स्टार्ट हुई थी, नाजीवाद, वो देन किसकी है, कार्ल होशोपर की। लेकिन कार्ल होशोपर से ये ध्यान दें, कार्ल होशोपर को तैयार किसने किया था, तो तैयार करने का श्रेय दिया जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को और दूसरा मैकेंडर को। लेकिन ध्यान दें, फ्रेडरिक रेडजेल को यह पता नहीं था कि यह होगा, और मैकेंडर जो है उसने ब्रिटेन को चेताया था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। ब्रिटेन की नौसेना को चेताया था कि एक स्थल आर्मी का एक ऐसा
केंद्रीकरण होगा ताकत का, जो जिसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ब्रिटेन ने मैकेंडर के जो विचार थे वो तो ब्रिटेन ने एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन जर्मनियों ने कर लिए। ठीक है, तो जर्मनियों ने कर लिए, तब ध्यान दें उन्होंने भू राजनीतिक विचारधारा एक तरीके से जर्मनी में फलित हुई थी। तो इन तथ्यों को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। पहली लाइन ये ध्यान दें, पोषण क्षेत्र या लेवेंसराम के बारे में पहली बार किसने बताया था? मोंटेस्क्यू ने बताया था। ट्रेटेस्की ने पोषण क्षेत्र या लेवेंसराम की पहली बार विस्तृत व्याख्या की थी। क्लियर? कार्ल रिटर ने राज्य के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लियर? कार्ल रिटर ने। फ्रेडरिक एडजल ने राज्य की जैविक संकल्पना दी, और फ्रेडरिक एडजल किससे प्रभावित था? डार्विन से प्रभावित था, और राज्य की जैविक संकल्पना में ही इसने पोषण क्षेत्र की बात की। किसने? फ्रेडरिक एडजल ने। फिर ध्यान दें, कैजेलन ने भी राज्य की जैविक संकल्पना दी, और फिर ध्यान में आता है कार्ल होशोपर। तो कार्ल होशोपर ने तो ध्यान ने इनको संकल्पनाओं को जिंदा ही कर दिया, प्रायोगिक रूप से प्रेजेंट कर दिया कि ये लो, और बाद में खुद को गोली मारनी पड़ी। ठीक है, किसको? कार्ल होशोपर को। तो आप समझ सकते हो, एक छोटा सा तथ्य मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, ये मौलिक तथ्य है। तो यहां देखें कि मोंटेस्क्यू ने राज्य के लिए क्षेत्र आवश्यक होता है, उस क्षेत्र में जलवायु और मिट्टी महत्वपूर्ण कारक माना। राज्य के स्वरूप का निर्धारण या मानव को, क्योंकि ये नियतिवाद भी है, मानव के स्वरूप का निर्धारण जलवायु और मिट्टियां करती है। ये किसने बताया था? मोंटेस्क्यू ने। किसने बताया था? मोंटेस्क्यू ने। फिर आता है कांट। कौन आता है? कांट। इमैनुअल कांट। इमानुअल कांट। कांट ने, जर्मनी के थे ये, तर्कशास्त्री थे। मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, तर्कशास्त्री थे इमानुअल कांट। कांट ने भूगोल को 6 शाखाओं में बांटा। 6 शाखाओं में बांटा। कांट पहला व्यक्ति था जिसने भूगोल में राजनीतिक भूगोल शाखा के रूप में, राजनीतिक भूगोल का शाखा के रूप में प्रतिपादन करने वाला। तो यहां 3 बातें आती है। पहली बात, 3 बातें आ रही है। क्लियर? पहली बात यह आ रही है, विलियम पेटी आधुनिक समय में राजनीतिक भूगोल का प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है? विलियम पेटी को माना जाता है। लेकिन भूगोल में राजनीतिक भूगोल एक शाखा के रूप में प्रतिपादन करने वाला कौन है? इमानुअल कांट है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल, नैतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, धार्मिक भूगोल की बात करने वाला, वाणिज्य भूगोल की बात करने वाला व्यक्ति कौन है? इमानुअल कांट है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आधुनिक काल में बढ़ाने वाला, प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है? वो है, ध्यान दें, विलियम पेटी। लेकिन ध्यान दें, अगली लाइन बड़े सावधानी सुने कि राजनीतिक भूगोल को भूगोल की एक शाखा के रूप में बताने वाला व्यक्ति कौन है? इमानुअल कांट। और तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि राजनीतिक भूगोल का जनक कौन है? तो जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। तो कांट के बारे में यह तथ्य नोट कर लें। ट्रेटेस्की निर्वाह क्षेत्र की अवधारणा दी थी, कांट का ही स्टूडेंट था ट्रेटेस्की।
निर्वाह क्षेत्र की संकल्पना दी थी? किसने दी थी? ट्रेटेस्की ने। क्लियर? चलिए, तो किरण बेटा तीनों बातें लिख के बताओ मेरे को, जल्दी बताओ सभी विद्यार्थी। केशव, 3 बातें लिख के बताओ। पहली बात कि राजनीतिक भूगोल का प्रारंभकर्ता किसे कहा जाता है। दूसरी बात, राजनीतिक भूगोल को एक शाखा के रूप में किसने बताया। और तीसरी बात कि राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी से तीनों के आंसर दो मेरे बच्चों, जल्दी दो। विलियम पेटी, इमैनुअल कांट, रेड जेल। किरण, वेरी गुड। रघुवीर बेटा जल्दी बताओ। आशा चौधरी, सरोज, पेटी कांट रेड जेल। मुकेश, वेरी गुड। विलियम पेटी कांट रेड जेल, विलियम पेटी कांट रेड जेल। सरोज, पेटी कांट रेट, बेटा पेटी कांट रेट। और देखो 5855 PKR, बस। वेरी गुड रघुवीर, वेरी गुड। सारे बच्चे अच्छे हो और शानदार जवाब मिला। थैंक यू, धन्यवाद। इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। अब आ जाता फ्रेडरिक रेडजेल। और आप सब लोग जानते हो फ्रेडरिक रेडजेल जो है जर्मन है। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता है। जर्मन भूगोलवेत्ता है। एक विशिष्ट विषय के रूप में, विशिष्ट विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में राजनीतिक भूगोल, भूगोल की स्थापना भूगोल की स्थापना फ्रेडरिक रेडजेल ने की। फ्रेडरिक रेडजेल ने की। इसीलिए रेडजेल को फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। क्लियर? जर्मन भूगोलवेत्ता। और ध्यान दें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो इनकी पुस्तक है, ये 1897 में पब्लिश हुई थी। प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन हुआ था। क्लियर?